उत्तर कोरिया वर्षों से देश में लग्जरी कारों की तस्करी कर रहा है। ये कारें अन्य उच्च अंत वस्तुओं के बीच हैं जिनकी कीमतें लाखों में हैं और वे देश पर यूएन प्रतिबंधों की अवहेलना करते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की गुप्त रूप से मदद कौन कर रहा है और वे कौन से तस्करी मार्गों का उपयोग कर रहे हैं, चलिए पता करते हैं। ये कोई राज नहीं है कि किम जोंग उन जीवन एक को राजा की तरह डिजाइनर घड़ियों से, निजी नौकाओं से उसने लग्जरी वस्तुओं के संग्रह पर लाखों खर्च किए, पर कारें उसकी पसंदीदा हैं। उन्हें एक काले रोल्स रॉयस में देखा गया है। एक मैबैक अंडर 60 जिसकी कीमत लगभग $5 लाख है और एक मैबैक S6 पुलमान गार्ड जिसकी कीमत $1.5 मिलियन से अधिक है। लेकिन ये कोई साधारण लग्जरी वाहन नहीं है। S600 में चमड़े की मसाज सीटें आती हैं, एक ऐसी कवच जो यात्रियों को असॉल्ट राइफल गोलियों से बचाती है, एनबी विस्फोटक उपकरण। लेकिन किम ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तर कोरिया को लग्जरी सामानों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें कैसे खरीदा? वॉशिंगटन स्थित उन्नत रक्षा अध्ययन केंद्र द्वारा की गई एक जांचात्मक रिपोर्ट दिखाती है कि उत्तर कोरिया विश्वसनीय व्यक्तियों के एक छोटे समूह पर निर्भर करता है और यह उसी तस्करी के नेटवर्क का उपयोग करता है जो दुनिया भर में अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी करता है। आइए देखें कि यूरोप से उत्तर कोरिया तक 2 मैबैक S600 कैसे पहुंचे। यात्रा नीदरलैंड के रोटरडैम बंदरगाह से शुरू होती है। कार्गो शिपिंग रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कारें 2 सीलबंद कंटेनरों में शिपिंग टर्मिनल में प्रवेश की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पहले उन्हें किसने खरीदा। डेमलर, मर्सिडीज की मूल कंपनी, कहती है कि वह हमेशा निर्यात करने से पहले खरीदारों की पृष्ठभूमि की जांच करती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों को नहीं बेचती। 20 जून 2018 को कंटेनर रॉटरडैम से चीन के कॉस्टको शिपिंग कॉरपोरेशन के एक मालवाहक जहाज पर निकले। समुद्र में 41 दिन बिताने के बाद जहाज 31 जुलाई को चीन के दालियान में पहुंचा। कंटेनर्स को यहां उतारा गया और इन्हें बंदरगाह में रखा गया रहा। अगस्त 26 को वे एक जहाज पर रखे गए थे जो जापान के ओसाका की ओर जा रहा था और जापान से वे एक अन्य जहाज पर लादे गए थे जिसने 3 दिन की यात्रा बुसान तक की। अब तक यात्रा काफी स्पष्ट है, लेकिन यहां चीजें संदिग्ध हो जाती हैं। अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं और एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। इसके दक्षिण कोरिया पहुंचने के एक दिन के भीतर कंटेनरों को DN5505 नामक एक मालवाहक जहाज पर लाद दिया गया था। DN5505 1 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया से नखोड़का रूस के लिए रवाना हुआ, जहां इसके 5 अक्टूबर को पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन यात्रा के बीच में जहाज अंधेरा हो गया। इसकी ट्रैकिंग प्रणाली, जिसे AIS या स्वचालित पहचान प्रणाली कहते हैं, अपने स्थान के सिग्नल भेजना बंद कर देती है। 18 दिन बाद सिग्नल वापस आया और यह दिखाया गया कि जहाज दक्षिण कोरियाई पानी में था। अब कंटेनर की जगह इसमें 2588 मीट्रिक टन कोयला भरा हुआ था और यह दक्षिण कोरिया के बुसान की ओर वापस जा रहा था। तो जब जहाज गायब हो गया तो क्या हुआ और कंटेनर कहां गए? दक्षिण कोरिया में जहाज के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सीमा शुल्क रिकॉर्ड के अनुसार यह रूस के नखोदका में पहुंचा था, परंतु नखोदका के बंदरगाह में इसके आगमन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है ना? एक सेकंड के लिए DN555 को देखते हैं। देखिए, इसका मूल नाम चियांगचिन था और चियांगचिन का मालिकाना हक हांगकांग में पंजीकृत एक कंपनी के पास था। लेकिन 27 जुलाई को जब गाड़ियां चीन पहुंचने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, इस जहाज का मालिकाना हक डोयंग शिपिंग नामक एक अन्य कंपनी को सौंप दिया गया,
जिसने इसका नाम बदलकर DN5505 रख दिया। तो डोयोंग का मालिक कौन है? जांच से पता चलता है कि यह रूसी व्यापारी दानिल कज़ाचुक से जुड़ा है। कज़ाचुक व्लादिवोस्तोक में रहते हैं, जो कोटका के बिल्कुल पास है, जहां DN5505 को पहुंचना था। कंपनी खुद मार्शल द्वीप समूह में पंजीकृत है, पर जहाज पश्चिम अफ्रीका के टोगो के झंडे के नीचे नौकायन करता है। क्या ये सब आपको उलझन में डालता है? ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिबंधों से बचने के लिए तस्करी नेटवर्कों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक क्लासिक रणनीति है। लेकिन जब DN5505 माना जाता है कि रूस पहुंचा था, तो कारों वाले कंटेनरों का क्या हुआ? ठीक है, अक्टूबर 7 को जहाज के अनुमानित आगमन के 2 दिन बाद उत्तर कोरिया से 3 इल्यूशन 76 कार्गो जेट्स ने व्लादिवोस्तोक में अनियोजित आगमन किया, और ये जेट्स अक्सर उत्तर कोरिया द्वारा सशस्त्र वाहनों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इन जेट्स का आना एक संयोग था? शायद नहीं। लेकिन चूंकि इन विमानों ने अतीत में किम जोंग उन की कवच से ढकी लिमोजिन को परिवहन किया है, तो ये बहुत संभव है कि वे S-600 को उठा सकते थे। C4ADS की रिपोर्ट्स कहती हैं कि उत्तर कोरिया ने 2015 से 2017 के बीच कम से कम $161 मिलियन मूल्य के सामान का आयात किया। इन्हें 90 देशों से खरीदा गया था, और इनमें से 803 वस्तुएं लग्जरी वाहन थे। तो उत्तर कोरिया के विलासिता के सामानों की तस्करी के मार्गों का पता लगाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उनके लिए परिवहन नेटवर्क रसायनों और हथियार प्रौद्योगिकी जैसे अधिक खतरनाक दोहरे उपयोग के सामान के परिवहन के बारे में अधिक खुलासा कर सकता है। ये दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं ट्रेस करने में कठिन होती हैं, और उत्तर कोरिया अपने हथियार कार्यक्रम में इनका उपयोग कर सकता है। इस तस्करी ऑपरेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में बताएं।